Hi all, welcome to Arihant official YouTube channel. Now in this session we are going to discuss NEET 2021 paper which is held on 12th September. Paper code is M5. Now so first of all we'll see कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे. Now here first of all सबसे ज़्यादा देखा जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछा गया था. 11 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट. 13 क्वेश्चन मैकेनिक्स से था, 4 क्वेश्चन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से था, 4 क्वेश्चन ऑप्टिक्स से, 3 क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, 7 क्वेश्चंस आर फ्रॉम मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म मींस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, एंड 8 क्वेश्चंस आर फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स. मॉडर्न फिजिक्स मींस डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर. नाउ सो विल स्टार्ट विद द पेपर code M5. Now the first question is, an infinitely long state conductor carries a current of 5 ampere as shown. हमको क्या दिया था, P से Q 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, and an electron is moving with the speed of 10⁵ meter per second parallel to the conductor. The perpendicular distance between electron and conductor is 20 centimeter. At an instant calculate the magnitude of force experienced by the electron at that instant. तो हम पहले गिवन लिख लेते हैं. हमको गिवन में क्या दिया है, I is equal to 5 एम्पियर, वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस कितना, कितने डिस्टेंस पे मुझे चाहिए फोर्स, 20 सेंटीमीटर, दैट इज 20 इंटू 10⁻2 मीटर. And charge is nothing but they want magnitude of force. So we know that force is nothing but a charge V cross B. So हम ऐसा लिख सकते हैं Q V B sin थीटा. So यहां पे करंट किधर जा रहा है, P से Q में, राइट डायरेक्शन में, फ्रॉम P से Q. So मैं बोल सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड दिस पॉइंट पे क्या होगा, इनवर्ट डायरेक्शन में, दैट इज थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री. सो मेरा फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी बी. सो हमको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड कितने डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर पे, और करंट कितना फ्लो रहा है पी से क्यू में, 5 एम्पियर. तो हम क्या करेंगे, बी के लिए स्टेट कंडक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे, बी इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I by R. By substituting this value in our equation we will get चार्ज इज नथिंग बट हमको चार्ज क्या दिया, इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वेलोसिटी 10⁵, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁷ इंटू 2, करंट इज नथिंग बट 5, डिस्टेंस इज नथिंग बट 20 सेंटीमीटर, दैट इज 20 इंटू 10⁻². सो इफ यू कैलकुलेट वी विल गेट द आंसर एज 8 इंटू 10⁻⁻20 न्यूटन. So answer is 4th. Now next question is, a body executing simple harmonic motion with the frequency and the frequency of potential energy. ये क्वेश्चन हमारा SHM से, सिंपल हार्मोनिक मोशन, बहुत इजी क्वेश्चन है. हमारा फ्रीक्वेंसी क्या दिया है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, n, मतलब एक ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी क्या है, n. तो अपने को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी एक ऑसिलेशन में 2 बार मैक्सिमम 2 बार मिनिमम होता है. तो इसका फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाएगा, 2n. सो आंसर इज 2. ये बहुत इजी क्वेश्चन था. ना क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा क्वेश्चन है न्यूक्लियर से, बहुत इजी क्वेश्चन है. अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर एक्स ए जेड अंडरगो द स्पॉन्टेनियस डीके इन द सीक्वेंस. हमारा क्या हो रहा है, एक्स दिया जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, एटॉमिक मास नंबर ए दिया है, एक्स से एलिमेंट क्या हो जा रहा है बी. तो हमारा Z-1 हुआ. अपने को पता है Z-1 कब होता है, मेरा एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज हुआ, मतलब बीटा पॉजिटिव डीके हुआ यहां पे. नाउ फिर Z-1 से Z-3 हुआ, मतलब एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 हुआ, मतलब अल्फा डीके हुआ. फिर इसके बाद Z-3 से Z-2 हुआ, मतलब +1 हुआ. तो अपने को पता है क्या है, बीटा नेगेटिव. तो आंसर इज बीटा पॉजिटिव अल्फा बीटा नेगेटिव. आंसर इज सी, दैट इज थर्ड ऑप्शन. नाउ ये हमारा क्वेश्चन है ग्रेविटेशन से, इजी क्वेश्चन है. द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v.
हमारा स्केप वेलोसिटी क्या दिया है, v दिया है, द स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट हैविंग अ रेडियस 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ एंड द सेम मास डेंसिटी। तो हमको पता है स्केप वेलोसिटी इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 2g कैपिटल M अपॉन r। ये कहां पे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। बट हमको ये फॉर्मूला किसके टर्म में बनाना पड़ेगा, मास डेंसिटी, दैट इज डेंसिटी के टर्म में, क्योंकि हमको इक्वेशन में डेंसिटी दिया है। सो वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r क्यूब। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे फॉर्मूले में फ्रॉम 1, सो स्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 कैपिटल G, मास के जगह पे हम क्या लिखेंगे, रो 4/3 पाई r क्यूब अपॉन r। सो वी कैन से दैट एक r कैंसल, रूट में r स्क्वायर है, रूट के बाहर आएगा r, दैट इज स्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो मैं ऐसा लिख दूं ve1 मतलब सरफेस स्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, स्केप वेलोसिटी ऑन अनदर सरफेस दैट इज प्लैनेट पे इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ सरफेस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या दिया, 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये गया हमारा। नाउ स्केप वेलोसिटी सरफेस पे क्या है, v, ये मुझे चाहिए, दैट इज x चाहिए मुझे 1/4। सो x इज इक्वल टू 4v। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। ये इजी क्वेश्चन है। नाउ आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन, नाउ ये हमारा क्वेश्चन है अगेन न्यूक्लियर से, क्वेश्चन नंबर 5। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड इज 100 आवर्स। हमारा हाफ लाइफ क्या दे दिया है, 100 आवर्स। द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर टाइम 150 आवर्स। दे वांट कि कितना एक्टिविटी मतलब कितना ओरिजिनल न्यूक्लियर बच गया, कितना एक्टिविटी बच गया आफ्टर 150 आवर्स। सो कितने टाइम बाद चाहिए अपने को, 150 आवर्स के बाद चाहिए। सो वी नो दैट द शॉर्टकट फॉर्मूला A इज इक्वल टू A0 1/2 T डिवाइडेड बाय T हाफ। सो ओरिजिन A दैट इज फ्रैक्शन, ये क्या हो गया, A/A0 फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी रिमेन आफ्टर 150 आवर्स इज इक्वल टू 1/2 कितने आवर्स बाद, कैपिटल T क्या है, कितने आवर्स बाद अपने को चाहिए, दैट इज 150। T हाफ हमारा कितना दिया है, 100। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, दिस विल बी 3/2। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार रूट ले लेते तो 1/√2 हो जाएगा ये का क्यूब, दैट इज 1/2√2। सो आंसर इज सेकेंड। ये इजी क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड कॉन्केव लेंस B हैज अ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। अपने को पता है कॉन्वेक्स लेंस से दिया है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, तो इसका फोकल लेंथ प्लस 20 सेंटीमीटर। कॉन्केव का क्या दिया है, कॉन्केव का फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर मतलब -5 सेंटीमीटर आर केप्ट अलोंग द सेम एक्सिस विद द डिस्टेंस d। मतलब कॉन्वेक्स और कॉन्केव के बीच का डिस्टेंस d दिया है। इफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन a मतलब कॉन्वेक्स लेंस में, अपने को पता है कि अगर ले पैरेलल है मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे, इनफाइनाइट पे, कहां पे गिर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस पे, तो इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पे। तो मतलब ए से जो इमेज बनेगा वो 20 सेंटीमीटर पे ही बनेगा, फोकस पे ही बनता है, फोकल लेंथ दिया 20 सेंटीमीटर। एंड लीव बी एज पैरेलल बीम, मतलब अब ये कहां पे हुआ, मेरा पैरेलल रेस कहां पे गिरा हमको, कॉन्वेक्स लेंस पे, इमेज कहां पे बना, फोकस पे। तो हम कैसा मतलब ये जो यहां पे इमेज बना कॉन्केव के लिए ये कहां पे रखे सो दैट ये जब कॉन्केव से पास हो फिर से पैरेलल हो जाए। तो मुझे मालूम है कि रेस तभी पैरेलल होगा आफ्टर पासिंग थ्रू अ लेंस जब वो लेंस के कहां पे रहे, फोकस पे। तो मतलब मुझे कॉन्केव के भी फोकस पे रखना पड़ेगा। मतलब इमेज जो बन रहा है, यहां पे देखते हैं सॉल्यूशन, हमारा यहां पे कॉन्वेक्स लेंस हो गया, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो ये कॉन्वेक्स लेंस की वजह से इमेज कहां पे बनेगा, 20 सेंटीमीटर पे। तो यहां पे हमारा इमेज बना क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पे, इंफिनिटी पे। सो ये 20 सेंटीमीटर पे हमको क्या मिला, इमेज। तो दिस इमेज विल बिहेव एज अ ऑब्जेक्ट फॉर कॉन्केव लेंस, बट कॉन्केव लेंस से जो इमेज बनना चाहिए वो इंफिनिटी पे बनना चाहिए। तो इंफिनिटी पे तभी बनेगा जब ये जो इमेज बना है कॉन्वेक्स मिरर की वजह से ये क्या करे, ऑब्जेक्ट का काम करे और कहां पे रहे, फोकस पे रहे। किसके फोकस पे रहे, कॉन्केव लेंस के। तो
तो अगर ये कॉन्केव के फोकस पे, तो ये फोकस हो गया, ये मेरा फोकस हो गया, F इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कॉन्केव का फोकस क्या है? 5 सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस क्या हो गया? तो अगर हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, आंसर क्या हो जाएगा? D इज इक्वल टू 20 माइनस 5। सो D इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज सेकेंड। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन था। नाउ we'll move on next question, question number 7. A capacitor of capacitance C is connected across the source of voltage V given by V is equal to V naught sin omega t. The displacement current between plate of capacitance would be. ये क्वेश्चन किसका है? EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, in that question they want displacement current. So we know that displacement current is nothing but a rate of flow of charge, that is dq by dt. So we can say that since q is equal to c into v, तो c कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं डेरिवेटिव के, d by dt ऑफ v का वैल्यू क्या दिया है? v नॉट साइन ओमेगा टी। सो c इंटू v नॉट, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ओमेगा। तो आंसर इज ओमेगा सी वी नॉट cos ओमेगा टी। ये सिंपल क्वेश्चन, तो आंसर इज फर्स्ट वी नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। ये फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था। कहां से था? ईएम वेव से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टी इज इक्वल टू 0। हमारा एक स्मॉल ब्लॉक है, हाँ क्या हो रहा है? स्लाइड डाउन हो रहा है ऑन अ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट एट टी इज इक्वल टू 0। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है टी इज इक्वल टू 0 पे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 हो गया। Okay, now let Sn be the distance traveled by the block in interval t n minus 1 to t is equal to n. Then they want distance travel in nth second divided by distance travel in n plus 1th second. So we know that the shortcut formula distance travel in nth second is nothing but a u plus a by 2 2n minus 1. हाँ, ये क्वेश्चन हमारा काइनेमैटिक्स का था, काइनेमैटिक्स 1 डायमेंशन। ये अगर आप सबको पता है, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड इज नथिंग बट u प्लस a by 2 2n minus 1। तो nth सेकंड में ये फॉर्मूला डाल दिया। n plus 1 सेकंड में हम क्या करेंगे? n को रिप्लेस करेंगे बाय n plus 1। सो फॉर्मूला विल बिकम u plus a by 2 इन ब्रैकेट 2 n plus 1 minus 1। सो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सो ये 0, ये तो 0 हो गया, a by 2 कैंसिल हो जाएगा अगर इसको u को 0 कर दिया। सो आंसर विल बी 2n minus 1। सो 2n plus 2 minus 1, so answer is 2n plus 1। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड। सो डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड का शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्रिकी था ना। यहां पे देखते हैं, अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अ पार्टिकल रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h, h हाइट, s हाइट से क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। At certain height, its kinetic energy is 3 times potential energy. The height from the surface of Earth and the speed of the particular at that instant are respectively. मतलब इसने क्या बोला कि एक पार्टिकल है जो s हाइट से रिलीज हो रहा है, at certain height काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है? 3 times potential energy. So उसको क्या चाहिए? Height from the surface of Earth, मतलब जहां पे काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, वो कितना हाइट पे होगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, और वहां पे स्पीड कितना होगा ना। यहां पे देखते हैं, हमको क्या दिया है? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इज 1/3। सो वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी भी चीज को हम अगर ऊपर से फेंकते हैं, सो वी नो दैट कहां से फेंक रहा है? h हाइट से। मैंने यहां पे बाजू में डायग्राम ड्रॉ किया है, s हाइट से फेंका है इसने। ये जो हाइट है हमारा s, ये टोटल हाइट है हमारा s। सो उसने क्या बोला है कि किसी पॉइंट पे, सपोज मैंने पॉइंट P अज्यूम कर लिया है, काइनेटिक एनर्जी क्या दिया? 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट दे वांट कि कितने हाइट पे, कहां से? अर्थ सरफेस से। कितने हाइट पे? फ्रॉम अर्थ सरफेस, उसका काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी हुआ। तो अपने को पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, ये दिया है हमको ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सो मैं ऐसा लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg इनटू टोटल हाइट।
तो अपने को दिया ये रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी के जगह पे 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी रखा, तो ऐड करूंगा 4 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgs. सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgs अपॉन 4. मैंने क्या किया, 4 को डिवाइड कर दिया. पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, mg. h क्या है, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू पॉइंट P एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी हुआ. सो कैलकुलेट किया, h इज इक्वल टू s/4 आ गया. नाउ अब हमको क्या दिया था कि क्वेश्चन में क्या बोला है, पार्टिकल रिलीज हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0. सो मैं ऐसा मानता हूं कि ऊपर से कितना हाइट ट्रेवल किया उसने, x हाइट ट्रेवल किया. x हाइट नीचे आया, कहां तक, पॉइंट P तक आने के लिए उसको x हाइट नीचे आना पड़ा. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. तो ये जो वेलोसिटी है वो कहां की वेलोसिटी है, पॉइंट P की वेलोसिटी है. और पॉइंट P पे क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी. तो एट पॉइंट P काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 3 mg. हाइट कितना है, s माइनस h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. तो मैंने v स्क्वायर निकाला ऊपर इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूट किया, फिर इसके बाद mm कैंसिल किया, सॉल्व किया, x का वैल्यू, हाँ x क्या है मेरा, कितने हाइट से ऊपर से कितने हाइट से गिरा. सो मैंने x निकाल दिया. अब मुझे वेलोसिटी चाहिए था. अब इसी इक्वेशन को मैंने क्या किया, 1 में सब्स्टिट्यूट किया, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, x का वैल्यू क्या, 3/4s. तो 3/4s मैंने सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेट किया, आंसर मुझे ये आया. हाँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू 6g अपॉन 4 इंटू एस. सो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/2gs. सो आंसर इज, हमारा आंसर कौन सा मैच हो रहा है, हाइट क्या है s/4, वेलोसिटी क्या अंडर रूट ऑफ 3/2gs. हाँ, सो करेक्ट आंसर इज 4th. सो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था. नाउ आगे चलते हैं हम. ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. In a potentiometer circuit, the EMF is 1.5 volt, gives the balancing point. EMF कितना दिया, 1.5 वोल्ट, बैलेंसिंग लेंथ कितना है, 36 सेंटीमीटर. ना उसने क्या बोला, जब EMF 2.5 वोल्ट है तो बैलेंसिंग लेंथ कितना होगा. बैलेंसिंग लेंथ मान लो, ये मान लो L1 दिया है, L2 दे वांट L2. सो L1 इज इक्वल टू कितना दे दिया है, 36 सेंटीमीटर. नाउ दे वांट L2 इज इक्वल टू व्हाट. So we can say that by principle of potentiometer, EMF is directly proportional to length. So E1 by E2 is equal to L1 by L2. सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट अप करेंगे, so L2 is equal to 60 सेंटीमीटर आएगा. So ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ऑप्शन ए. नाउ अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं. फॉर अ प्लेन, नाउ हमको क्या दिया, फॉर अ प्लेन, हम क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें. फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग combination gives the correct possible direction of electric field. ये हमारा E है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रेस्पेक्टिवली. हमारा EM वेव कहां पे फ्लो हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में. ये क्वेश्चन कहां से है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सिंपल क्वेश्चन है. हमारा EM वेव कहां पे फ्लो हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में. तो हमको क्या पता है, EM वेव इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड. सो हमको EM वेव कहां पे चाहिए, एक्स डायरेक्शन, मतलब मेरा आंसर आना चाहिए आई कैप इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमको ऑप्शन चूज करना है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ऑप्शन में दिया है. तो हमको क्या चूज करना है कि E क्रॉस B करने पे कौन सा आंसर आई कैप देता है. तो अगर हम सब ऑप्शन को वेक्टर्स फॉर्म में सॉल्व करें, वेक्टर्स से ऐसा हम करते हैं. मान लो E वेक्टर दिया है, फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन. सो हम इस फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं, आई जे के. सो इसका आई फर्स्ट ऑप्शन में हम देखेंगे तो 0 1 1 0 1 1. सो इसका सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर आई आना चाहिए. सो आई, ये 0 हो जाएगा, माइनस जे, ये 0 हो जाएगा, प्लस के, ये 0 हो जाएगा. सो ये ओवरऑल आंसर 0. तो ये ऑप्शन राइट नहीं है. नाउ सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, आई जे के. नाउ 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1. सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, आई दिस विल बी 1 प्लस 1 1 प्लस 1 माइनस जे. सो ये कितना हो जाएगा, 0. ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.
माइनस 0 प्लस के, ये पूरा ओवरऑल 0। सो ये हमारा आंसर आएगा 2i कैप। सो आई कैप मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरा ईएम वेव कहां पे चल रहा है? आई डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन में। सो हमें यही चाहिए था ना, हमारा ईएम वेव कहां पे चलना चाहिए? आई डायरेक्शन में। तो सेकंड ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। सो हम आगे ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सेकंड करेक्ट आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलर मॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, पोलर नॉन पोलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इजी है। नाउ पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमको पता है पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है? परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल, हाँ, लेके चलता है। नाउ सो आंसर इज 4। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अ वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बॉल, ये हमारा कहां पे, किस पे बेस्ड है? ये हमारा क्वेश्चन है विस्कोसिटी से। वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बॉल ऑफ मास m, डेंसिटी d, व्हेन ड्रॉप्ड इन अ सर्टेन फील्ड with the glycerin become the constant after some time. The velocity of small ball of mass m and density d when dropped in a certain field liquid with the glycerin become constant after constant velocity. यहाँ पे velocity आएगा, constant velocity. Velocity एक जगह पे जाके क्या हो गई? ये constant. If the density of glycerin कितना दिया? d/2, हाँ d/2 है डेंसिटी, देन विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉल, दे वांट विस्कस फोर्स। तो इस पे मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर सपोज ये मेरा बॉल है, तो यहां पे इसका वेट mg नीचे काम करेगा, ऊपर क्या लगेगा? हाँ, विस्कस फोर्स लगेगा, और फिर इसके बाद बियॉन्सी फोर्स लगेगा, बियॉन्सी फोर्स। सो एट वन टाइम उसने वेलोसिटी सेम रख दिया, तो मैं ऐसा लिख दूं mg is equal to viscous force plus buoyancy force. They want viscous force, so viscous force is equal to mg minus buoyancy force. So ये क्या हो जाएगा? mg minus ये क्या होगा? mass into acceleration due to gravity. तो mass को मैं ऐसा लिख सकता हूं density into volume. density क्या इतना दिया है? d/2. वॉल्यूम को क्या लिखूंगा? वॉल्यूम is nothing but a mass upon density d into g. तो ये क्या हो जाएगा? mg माइनस mg/2, क्योंकि dd कैंसल। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? सॉल्व करेंगे हमको क्या आ जाएगा आंसर? mg/2। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। सो इजी क्वेश्चन था ये विस्कोसिटी से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। नेक्स्ट, मैच द कॉलम, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस KTOG से है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड कितना? हमको रूट मीन स्क्वायर स्पीड कितना पता है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमको पता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, हमको पता है CRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m होता है। सो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रेशर इज नथिंग बट 1/3 रो CRMS का होल स्क्वायर। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? P। ना एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है? 3/2 kBT। तो फर्स्ट का आंसर क्या होना चाहिए? A का R, फिर इसके बाद B का P, A का R B का P, A का R B का P। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, A का Q होना चाहिए, और B का क्या होना चाहिए? P, B का P, A का Q B का P। तो कौन सा आंसर आएगा? थर्ड। और टोटल डी ऑप्शन में टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल क्या होता है? 5/2 RT। नाउ आगे चलते, डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर फ्रॉम अ हाइट 60 मीटर, water falls from height 60 meter at a rate of 15 kg per second। हमको क्या दिया? मास अपॉन टाइम 15 kg per second। ऑपरेट अ टर्बाइन, द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स इज 10% ऑफ द इनपुट एनर्जी। हाउ मच पावर इज जनरेटेड? हाउ मच, कितना बच गया, कितना परसेंट बच गया? 90%। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, पावर इज नथिंग बट वर्क अपॉन टाइम, दैट इज mgh अपॉन टाइम। तो m बाय, और 90% बच गया, 10% तो लॉस हो गया, तो m/t हमको दिया 15, g 10 ले लिया, h अपने को दिया है 60, 90/100 किया, कैलकुलेशन किया, 8.1 किलोवाट आया।
सो ये सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आंसर क्या आएगा सेकेंड। नाउ नेक्स्ट आगे आते हैं। A lens of large focal length, large apparatus is best suited as an objective of an astronomical telescope since ये क्वेश्चन हमारा कहां से है, ऑप्टिक से है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। हम क्यों करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑप्टिक ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ इसलिए बड़ा रखते हैं या तो अपर्चर इसलिए बड़ा रखते हैं सो दैट बहुत सारी लाइट इंसिडेंट हो, बहुत सारी लाइट इंसिडेंट होगी तो इमेज अपना क्लियर दिखेगा, बेटर रिजोल्यूशन दिखेगा अपने को। सो इसमें लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ इमेज, राइट है। लार्ज एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव इंश्योर बेटर लाइट गैदरिंग पावर, ये भी राइट है। अ लार्ज apparatus प्रोवाइड बेटर रिजोल्यूशन, आंसर इज ऑल ऑफ अबव। सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, सेमीकंडक्टर। Now, the electron concentration in n-type semiconductor is same as the hole concentration in the p-type semiconductor. An external field is applied across each of them. Compare the current in them. We know that कि मेजॉरिटी चार्ज किसका ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन रिक्वायर लेस एनर्जी टू मूव, या मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल। तो अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो करंट किसमें ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन में, मतलब एन टाइप में क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पी टाइप। तो आंसर इज थर्ड। सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। A nucleus with the mass number 240 break into two fragments, each of mass number 120. Then binding energy per nucleons of unfragmented nuclei is इतना 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ मान लो एक एक्स एलिमेंट है जो ब्रेक हुआ दो एलिमेंट में, सपोज एक वाई है दूसरा भी वाई है। नाउ मास नंबर जो ब्रेक हुआ 120, इसका भी 120, और ये क्या है, कंबाइंड न्यूक्लियस का मास कितना है 240। नाउ व्हाट दे वांट कि इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस, किसका, न्यूक्लियस का 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। नाउ वाई का कितना दिया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ टोटल गेन इन द बाइंडिंग एनर्जी इन दिस प्रोसेस। तो मैं सीधा अपने को क्या दिया है, X का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स दिया है, टोटल मास नंबर कितना है, टोटल एटॉमिक मास नंबर, टोटल कितना एटॉमिक मास नंबर है 240, तो एक का कितना दिया है 7.6, तो 240 के लिए कितना हो जाएगा 240 मल्टीप्लाई बाय 7.6। सो मेरा न्यूक्लियस का या इन शॉर्ट रिएक्टेंट का टोटल एनर्जी कितना हो गया 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली प्रोडक्ट का कितना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स 8.5, टोटल कितने मॉलिक्यूल्स है, मास नंबर कितना है, एक का 120 दूसरे का भी 120, आइडेंटिकल है, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी एट द प्रोडक्ट कितना हो जाए 2 इंटू 120 इंटू 8.5, तो टोटल कैलकुलेट करने पे क्या आएगा 2040। और डिफरेंस अगर मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, गेन इन बाइंडिंग एनर्जी, और कितना आएगा 216। सो आंसर क्या हो जाएगा 2164 ना। सो ये कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल था ना। आगे चलते हैं हम लोग। A thick current carrying cable of radius r carries a current I uniformly distributed across its cross section. The variation of magnetic field due to cable with the distance r from the axis. We know that solid cylinder हमने magnetic effect of electric current में सीखा है, तो इसका रेडियस कितना दिया है स्मॉल r। तो अपने को पता है कि अगर ये सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड है, इनसाइड बहुत इजी है फॉर्मूला बेस, इनसाइड क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड कंडक्टर या इनसाइड द केबल इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, और आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आर। सो बाय दैट लॉजिक अगर इनसाइड यहां से सेंटर से सरफेस तक आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब पहले यहां जब तक आर तक डिस्टेंस आएंगे दोनों वैल्यू बढ़ेगा, बट जैसे ही आर के बाहर जाएंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, आंसर इज थर्ड। ये फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। नाउ ये हमारे एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट दिया है। नाउ नेक्स्ट, टू चार्ज स्पेरिकल कंडक्टर, ये क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक से है। टू चार्ज स्पेरिकल कंडक्टर्स of radius r1 and r2 are connected by a wire, the ratio of surface charge density of sphere। ये हमारा ऐसा क्वेश्चन हमको एनसीईआरटी में भी है। नाउ अब इसमें क्या दिया है, टू स्पेरिकल कंडक्टर्स r1 r2 आर कनेक्टेड बाय वायर। तो अपने को पता है कि अगर दो वायर को कनेक्ट करेंगे तो चार्ज फ्लो होगा। कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं होता। जैसे पोटेंशियल इक्वल
हुआ चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। मैं ऐसा बोल सकता हूं जब तक v1 v2 इक्वल नहीं होगा तब तक चार्ज फ्लो होगा। तो इनिशियली v1 v2 इक्वल होगा एंड दे वांट रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज चार्ज अपॉन 4πr²। तो पहले क्या किया, v1 इज इक्वल टू v2 किया, तो मैंने क्या किया, q1 q2 r1 r2 में रिलेशन निकाल लिया। k कांस्टेंट है तो इसको कैंसिल कर दिया, ये रिलेशन आ गया, मान लो इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन 4πr²। तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू q1 बाई q2 इज इक्वल टू r2 बाई r1 का होल स्क्वायर। नाउ फ्रॉम 1 q1 बाई q2 की जगह पे मैंने क्या रख दिया, r1 बाई r2, सॉल्व कर दिया, मुझे आ गया r2 बाई r1। सो ये सिंपल क्वेश्चन था। नाउ सो आंसर क्या है, r2 बाई r1, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। ये हमारा यूडीएम का क्वेश्चन है, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। सिंपल क्वेश्चन, if E is the energy and G is gravitational constant, now what they want? They want E by G का डायमेंशन क्या होगा? E by G, एनर्जी डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। तो अपने को पता है एनर्जी का डायमेंशन, एनर्जी इज नथिंग बट m1 l2 t-2, ये सबको बाहर होता है, ये एनर्जी का डायमेंशन। G का डायमेंशन हम लोग निकालते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, G इज इक्वल टू fr² अपॉन m1 m2, दैट इज m1 l2 t। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 l1 t-2। नाउ ये क्या हो जाएगा, l2 अपॉन ये क्या हो जाएगा, m2। सो ओवरऑल क्या हो जाएगा, G का डायमेंशन m-1 l3 t-2। ये हमारा डायमेंशन किसका हो गया, G का। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे वांट डायमेंशन ऑफ E बाई G। सो E बाई G करेंगे हम तो क्या मिलेगा, m1 l2 t-2 अपॉन m-1 l3 t-2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे आएगा m2 l-1 t0। सो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, फर्स्ट। सो आंसर इज फर्स्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसएचएम का क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। नाउ हमको क्या दिया है, अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय, डिस्प्लेसमेंट दिया स्प्रिंग का 5 सेंटीमीटर, फोर्स दे दिया है 10 न्यूटन, दे वांट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में kx। सो फोर्स कितना है 10, x का वैल्यू 5 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू k। सो ये क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाय 5, 1000 डिवाइड बाय 5, दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू k। ये कितना हो जाएगा 2, आई थिंक सो k का वैल्यू 200 आ गया। k क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 200। मास कितना दिया हमको 2 kg, 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 200। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ओमेगा इज इक्वल टू 10, 2 पाई बाय कैपिटल T इज इक्वल टू 10। सो T इज इक्वल टू 2 पाई का वैल्यू 6.28 अपॉन 10, तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.628 सेकेंड। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, फोर्थ। नाउ सिंपल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट अगेन मैच द कॉलम, मैच द कॉलम हमको करना है यहां पे। नेक्स्ट देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको हमने ये क्वेश्चन कहां से, करंट इलेक्ट्रिसिटी से, ये सब कुछ हम पढ़ के रखे हैं। नाउ हमें क्या पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, सो मैं ऐसा लिख दूं, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या हो जाएगा, Q इंटू ई इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, Q इंटू ई अपॉन m। तो अपना जब इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है तो रेस्ट से ही स्टार्ट होता है, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन क्या हो गया, Q e अपॉन m, और टाइम को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज टाउ। सो ये हमारा क्या हो गया, ये जो वेलोसिटी है इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो आंसर है, क्या आंसर मैच होगा, दैट इज चार्ज E, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन m इंटू रिलैक्सेशन टाइम। सो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आंसर है R, A का आंसर है R। नाउ नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी क्या होता है, हमको पता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय करंट डेंसिटी। तो इसका आंसर S हो जाएगा। नाउ रिलैक्सेशन टाइम, चलो करंट डेंसिटी निकाल लेते हैं। अपने को पता है करंट इज इक्वल टू NeAVD।
ये हमको पता है। और करंट अपॉन एरिया इज नथिंग बट करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी क्या होगा, करंट अपॉन एरिया करेंगे, करंट अपॉन एरिया इज इक्वल टू NEVD। सो करंट डेंसिटी किससे मैच हो जाएगा, Q से। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा इसमें से, फर्स्ट आंसर, फर्स्ट। सो ये इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। नाउ नेक्स्ट, अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन, इन विच डायरेक्शन इट विल मूव। डाइपोल रखा है, डायग्राम में देखेंगे तो डाइपोल किसके डायरेक्शन में मूव करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल बनेगा जब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बनते हैं, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रखा है, किधर मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आगे देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी किधर, ये किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स राइट मूव करेगा। और पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है, अपने को पता है माइनस साइन में होता है फॉर्मूला, तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा हमारा, डिक्रीज। सो आंसर इज सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। अ ज़ीनर डायोड कनेक्टेड इन रिवर्स बायस, ये क्वेश्चन सेमीकंडक्टर का बहुत इजी क्वेश्चन है। रिवर्स बायस व्हेन यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, हम लोग को पता है ज़ीनर डायोड हम रिवर्स बायस में कनेक्ट ही करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर करने, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करने के लिए। सो पहला ऑप्शन तो एकदम करेक्ट है। द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाई बिटवीन 0.1 वोल्ट से 0.3 वोल्ट, नहीं 0.3 वोल्ट से 0.7 वोल्ट होता है। सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3। तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, फर्स्ट आंसर करेक्ट है। सो ए करेक्ट, बी इनकरेक्ट, तो आंसर इज थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्रू गॉज गिव, ये क्वेश्चन हमारा इसमें से है यूडीएम से, ये अगर हमने प्रैक्टिस किया तो सिंपल क्वेश्चन रहेगा। अ स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ द वायर। ओके, नाउ डायमीटर ऑफ द वायर, हाँ मेन स्केल रीडिंग कितना दिया, 0 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना दिया, 52 डिवीजन। गिवन दैट 1 मिलीमीटर ऑन अ मेन स्केल करेस्पॉन्ड टू 1 मिलीमीटर करेस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन। सो मैं ऐसा बोल सकता हूं 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1/100 मिलीमीटर, दैट इज 0.01 मिलीमीटर। मैं ऐसा बोल सकता हूं 0.001 सेंटीमीटर। ये क्या है, मेरा लीस्ट काउंट हो जाएगा किसका, स्क्रू गेज का, ये हमारा लीस्ट काउंट हो जाएगा, लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का। नाउ दे वांट डायमीटर, सो डायमीटर का फॉर्मूला होता है डायमीटर इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस इन ब्रैकेट सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, 0 मेन स्केल रीडिंग दिया है प्लस हाँ सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट कितना है 0.001। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर आ जाएगा 0.052 सेंटीमीटर, दैट इज आंसर फोर्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है एसी सर्किट से, बहुत इजी क्वेश्चन है। एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटी C and resistance of resistance R connected in series to an AC source of potential difference V volt as shown in a figure. The potential difference across LCR circuit 40, 10, 40 दिया है। The amplitude of the current is 10√2 ampere. The impedance, they want impedance, तो अपने को impedance चाहिए, तो हमको पता है impedance is nothing but ERMS upon IRMS। तो मैं ERMS निकालूंगा, फॉर्मूला वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का होल स्क्वायर अपॉन, अपने को एम्पलीट्यूड ऑफ करंट दिया है, मतलब ये पीक वैल्यू दिया है, तो अपने को IRMS कैसे मिलेगा, अपने को पता है रिलेशन IRMS इज इक्वल टू I0 बाय √2। सो ये कितना दिया, I0 क्या दिया है 10√2 अपॉन √2, तो आंसर क्या हो जाएगा, IRMS का वैल्यू 10 एम्पियर, तो ये हो गया 10। सो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, वैल्यू पुटअप करते हैं, रेजिस्टेंस का कितना है 40 का स्क्वायर प्लस EL माइनस EC दैट इज 30 का स्क्वायर, अपने को दिख रहा है ये क्या आएगा 50। सो 50 डिवाइडेड बाय 10, आंसर इज 5 आ जाएगा हमारा ओम। सो 5, तो आंसर इज 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, अगेन कैपेसिटर से क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कैपेसिटर से क्वेश्चन है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, द स्पेस बिटवीन
इन द क्या बोला, a parallel plate capacitor has a uniform electric field E in the space between the plate. If the distance between the plate is D, area of plate is A, energy stored in a capacitor. इसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 1/2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का होल स्क्वायर एरिया ऑफ द प्लेट इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, दैट इज एरिया इनटू डिस्टेंस, हम लोग वॉल्यूम भी लिखते हैं। एनर्जी डेंसिटी भी होता है, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी हमको पता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सो एनर्जी डेंसिटी क्या है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को राइट में लेके जाते हैं तो एरिया इनटू डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर इज थर्ड। तो ये फॉर्मूला, ये हम फॉर्मूला लर्न भी किए रहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन क्या दिया है हमको, अगर क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन हमारा कहां से है, ये हमारा क्वेश्चन है फोटो सेंसिटिव सरफेस, ये हमारा क्वेश्चन है डुअल नेचर से, एकदम इजी क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज अ वेवलेंथ लैम्बडा इंसिडेंट ऑन फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल मतलब जीरो, if m is a mass of photo electrons emitted from the surface has a de Broglie wavelength lambda d, then they want relation, lambda क्या है, wavelength of incident radiation, lambda d क्या है, de Broglie wavelength, and they want relation। तो एकदम इजी, वर्क फंक्शन उसने नेग्लिजिबल बोला है, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के ई होता है, काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स, बट वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल दैट इज जीरो, तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो गया, एच न्यू, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, एच न्यू को क्या लिखा, एच सी बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 1/2 मास से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर को क्या लिखा, पी स्क्वायर अपॉन एम, तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मोमेंटम निकाल लिया, मोमेंटम। अब दे वांट क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एच बाई पी, तो पी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेट किया, मुझे लैम्बडा चाहिए था, लैम्बडा डी इधर दिया, तो हम सब्स्टिट्यूशन और फिर इसका सफलिंग किया, मुझे आंसर आ गया, आंसर क्या आया, थर्ड। सो ये एकदम इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं, मीडियम बोल सकते हैं, तो इसका आंसर क्या है, थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है ऑप्टिक्स से। नेक्स्ट, फाइंड द क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस, मतलब कितने एंगल से ये रे बाहर निकलेगा। नाउ फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, तो ये नॉर्मल, देखो ये रे कहां से जा रहा है, अलोंग द नॉर्मल, ओके, इसने 90 दिया है, तो ये रे ऐसा जाते जाएगा, ये रे ऐसा ही जाते रहेगा ना, इधर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, रे कहां से कहां जा रहा है, रेरर, डेंसर से रेरर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दे वांट दिस एंगल, आर इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज कितने एंगल से रे बाहर निकला। नाउ सो हम ज्योमेट्री लगा देते हैं, ये 90 है, ये 60 है, तो ये भी एंगल 60 होगा, ये 60, हम एक सेकेंड फिर से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ये रे इंसिडेंट हुआ, ये रे इंसिडेंट हुआ, ये रे हमारा ऐसा इंसिडेंट हुआ, ये एंगल 60 है, सो ये भी एंगल 60 होगा, ये एंगल 60, तो ये क्या हो गया 30, क्योंकि ये 90 है, सो एट पॉइंट पी, मैं स्नेल्स लॉ लगा देता हूं, एट पी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मान लो एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर, साइन ऑफ एंगल इन रेरर मुझे चाहिए, मान लो साइन ऑफ एंगल इन रेरर क्या है आर, और साइन ऑफ एंगल इन डेंसर में कितना है 30, सो डेंसर न्यू कितना दिया √3, ये क्या है सराउंडिंग मीडियम रेरर दिया ही नहीं, तो एयर अपॉन 1, साइन आर का वैल्यू चाहिए, ये क्या होता है 1/2, तो साइन आर इज इक्वल टू, ये कितना होता है √3/2, सो आर इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो आंसर इज फर्स्ट। सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी, रे कैसे जा रहा है वो अपने को एनालाइज होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम इजी। नाउ इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन अ फिगर। नाउ ये क्वेश्चन हमारा कैपेसिटर से सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से है, तो अगर मैं सपोज ये पॉइंट ए दे देता हूं, ये पॉइंट बी दे देता हूं, तो देखते हैं ये पॉइंट भी बी होगा क्योंकि कैपेसिटर आ ही नहीं रहा है, ये भी पॉइंट बी होगा, बीच में कुछ भी नहीं है, ये भी बी, ये भी बी, सो मैं ऐसा बोल सकता हूं ये दोनों ये कैपेसिटर सेम पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, बी पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट तो मतलब ये निकल गया, सो मैं ऐसा लिख दूं, ये ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, वी वांट द इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, तो देखेंगे दो ही कैपेसिटर बना, सी दोनों किसके बीच में कनेक्टेड है, ये सी है, ये भी सी है,
दोनों किसके बीच में कनेक्टेड है, ए बी, दोनों पैरेलल है। तो अपने को पता है पैरेलल में अगर कैपेसिटर है तो इक्विवेलेंट क्या होता है, ऐड हो जाता है। सो कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी इज नथिंग बट अ सी प्लस सी, दैट इज 2c। तो आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब यहां पे आ जाते हैं हम लोग। if force F, acceleration A and time t are chosen as a fundamental physical quantity, find the displacement dimension of energy। ओके, ये क्वेश्चन हमारा कहां से है, ये हमारा यूडीएम से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा हम बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहते हैं। नाउ हमको क्या चाहिए, एनर्जी। तो मैं ऐसा लिख दूं, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स रेज टू एक्स। नाउ फिर एक्सीलरेशन रेज टू वाई, टाइम रेज टू जेड। मैं एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेता हूं फटाफट। सो वैल्यू निकालूंगा तो एनर्जी क्या होता है, m1 L2 t माइनस 2 नाउ इज इक्वल टू फोर्स का वैल्यू क्या होता है, m1 L1 t माइनस 2, तो m रेज टू एक्स, L रेज टू एक्स, t रेज टू माइनस 2x। नाउ एक्सीलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज मीटर मतलब क्या, L रेज टू वाई, t रेज टू माइनस 2y। नाउ यहां पे क्या आ जाएगा, ये t क्या है, टाइम, दैट इज t रेज टू z। सो मैं ऐसा लिख दूं, m रेज टू x, बेस से में पावर ऐड होता है अपने को पता है, L रेज टू x प्लस y, t रेज टू माइनस 2x माइनस 2y प्लस z। अब कंपेयर कर लो, LHS RHS को कंपेयर करो, m1 L2 t माइनस 2। सो अगर कंपेयर करेंगे पावर को तो x का वैल्यू 1 हो गया, x प्लस y इज इक्वल टू 2 है, सो y का भी वैल्यू 1 हो गया। फिर इसके बाद माइनस 2x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू माइनस 2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस z इज इक्वल टू माइनस 2, एक एक कैंसिल, z इज इक्वल टू 2। सो z का वैल्यू 2, x और y का वैल्यू 1। तो F1 एक्सीलरेशन 1 और टाइम 2, तो आंसर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, अ कप ऑफ कॉफी कूल फ्रॉम, ये क्वेश्चन हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से, हाँ ये हमारा रेडिएशन का पार्ट है, सिंपल क्वेश्चन। 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस हो रहा है टी टाइम में, टी टाइम। रूम टेम्परेचर दे दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। ना फिर क्वेश्चन क्या बोला है, 80 से 60 होने में कितना टाइम लगेगा, x इज इक्वल टू वॉट, और सराउंडिंग टेम्परेचर 20 ही दिया है। ना ऑप्शन में देखेंगे किसके टर्म में चाहिए आंसर, टी के टर्म में। ओके, हमको पता है डिफरेंस इन टेम्परेचर अपॉन टाइम इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट मीन टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। सो अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे, डिफरेंस 90 से 80 हुआ, डिफरेंस कितना हो गया 10, टाइम कितना लगा t के, नाउ t कितना, थीटा कितना, थीटा मीन टेम्परेचर कितना 80 से 90 से 80 हुआ, दैट इज 85, सराउंडिंग कितना दिया 20। सो मैं ऐसा लिख सकता हूं 10 अपॉन टी इज इक्वल टू के इंटू, ये कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू 5, 8 माइनस 2 65, इक्वेशन नंबर 1। फिर इसके बाद क्या हुआ, 80 से 60 हुआ, सो डिफरेंस कितना हो गया, 80 से 60 में डिफरेंस कितना हो गया 20 अपॉन टाइम कितना लगा, मान लो x टाइम लगा, इज इक्वल टू के, मीन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 80 प्लस ये 70 हो जाएगा, माइनस सराउंडिंग कितना है 20। सो ये कितना हो जाएगा 20 बाय x इज इक्वल टू के इंटू 50। नाउ सो ये इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन नंबर 1 को 2 से हम डिवाइड करते हैं, सो ये कितना हो जाएगा 10 बाय टी मल्टीप्लाई बाय x बाय 20। नाउ k इंटू 65 अपॉन k इंटू 50, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू 13 बाय 5t। तो आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर, इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया, क्रॉस सेक्शन एंड सेम मटेरियल, इतना दिया है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी सीरीज पैरेलल क्वेश्चन, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R बाय N 0.25 इज इक्वल टू R बाय N का वैल्यू क्या 4, तो R का वैल्यू कितना है 1 ओम। अगर ये चारों को मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो सीरीज में कनेक्ट कर लो, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आंसर इज 4 ओम। सो फॉर सीरीज आंसर इज 4 ओम। बहुत इजी क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फोटॉन्स, नाउ द नंबर ऑफ फोटॉन्स per second on an average emitted by the source of monochromatic light of wavelength 600 nanometer,
हाँ, when it is delivered the power 3.3 into 10⁻³ watt will be, they want number of photon per second. So अपने को पता है फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन, दैट इज h nu, दैट इज n hc by lambda. हाँ, एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम, तो n by t क्या हो जाएगा, n by t पावर इंटू लैम्बडा अपॉन hc. सारे का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन से क्या है 0.66 इंटू 10⁻16. तो अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो अपने को पावर क्या हो जाएगा, क्योंकि आंसर अपने को सिर्फ 10 पावर मांग रहा है, सो राउंड ऑफ करेंगे 10⁻16 आ जाएगा. सो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड. ये हमारा क्वेश्चन था ड्यूअल नेचर से. नाउ नेक्स्ट थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन था. नाउ नेक्स्ट, 3 रेजिस्टेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट डिवीजन से एकदम सिंपल क्वेश्चन. 3 रेजिस्टेंस हैविंग अ रेजिस्टेंस R1 R2 R3 कनेक्टेड एज शून्य फिगर, द रेशियो ऑफ I3 बाय I1. तो I3 करंट डिवीजन मेथड बहुत सिंपल मेथड होता है. करंट इन रिक्वायर्ड ब्रांच इज इक्वल टू, इसके I3 के अपोजिट में रेजिस्टेंस क्या है, R2 अपॉन पूरे लूप का रेजिस्टेंस दैट इज R2 प्लस R3 इनटू करंट एंटरिंग, हाँ, इनटू दिस लूप. जिस लूप में मुझे करंट चाहिए उस लूप में कितना करंट आ रहा है, दैट इज I1. सो I3 बाय I1 अगर करेंगे तो आंसर आ जाएगा R2 अपॉन R2 प्लस R3. सो आंसर इज सेकेंड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 37. A point object is placed of 60 centimeter from the convex lens of focal length. कितना दिया है, focal length हमें 30 centimeter दिया है. If the plane mirror were put perpendicular to the principal axis of the lens and the distance of 40 centimeter from the convex lens, the final image would be formed at a distance of. Point object कहां पे रखा है हमको, object distance दे दिया convex lens के लिए -60 centimeter, क्योंकि लेफ्ट में रखा है ऑब्जेक्ट को. फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है 30 सेंटीमीटर. नाउ सो अपने को पता है फॉर लेंस 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. सो 1/30 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/60. 1/60. सो 1/30 माइनस 1/60 इज इक्वल टू 1/v. अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2/60 माइनस 1/60 इज इक्वल टू 1/v. सो v इज इक्वल टू हमको आंसर आएगा, अगर सॉल्व करेंगे v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. 60 सेंटीमीटर हमको क्या मिल जाएगा, 60 सेंटीमीटर. नाउ सो 40 सेंटीमीटर पे हमको क्या दिया है, 40 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ कितना दिया था हमको, 30 सेंटीमीटर. सो 1/30 प्लस है यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा. सो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2/60 माइनस 1/60. इमेज डिस्टेंस कहां पे आ गया, 60 सेंटीमीटर. 60 सेंटीमीटर पे बना तो इमेज कहां पे बन गया, यहां पे बनेगा. 60 सेंटीमीटर. नाउ सो मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये हमें क्या मिल गया, 60 सेंटीमीटर. यहां पे इमेज बन गया. सो ये इमेज जो बना 60 सेंटीमीटर पे, दिस विल बिहेव एज अ ऑब्जेक्ट फॉर प्लेन मिरर. तो ये हमें लेंस से इमेज बना कितने, 60 सेंटीमीटर पे. तो प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर. सो दिस विल बिहेव एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट. तो इमेज कैसा बनेगा हमारा, रियल. सो अपने को पता फॉर प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट कितना है, 20, तो इमेज डिस्टेंस कितना बनेगा, 20 सेंटीमीटर. सो आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर. ओके, और इमेज क्या होगा, रियल. तो आंसर फर्स्ट. सो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, अपने को पता होना चाहिए फॉर प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस. तो लेंस से 60 सेंटीमीटर पे बना तो प्लेन मिरर से 20 सेंटीमीटर पे बना. बट ये कैसा हो रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट. वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज बनाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. ये सेमीकंडक्टर, बहुत अच्छा, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 38. नाउ फॉर अ गिवन सर्किट द इनपुट डिजिटल सर्किट आर अप्लाइड एट अ टर्मिनल A B C, व्हाट वुड बी द आउटपुट. यहां पे अगर हम डायग्राम देंगे तो आउटपुट क्या होगा, y का वो निकालना है. तो अगर हम देखेंगे A B C लिख लेते, A B C. तो A का T1 से T2 देखेंगे, ये क्या है 1, B का क्या है 0, ये क्या है 1, फिर ये क्या है 0, ये क्या है 1, ये क्या है 0, ये 1, ये 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये क्या है 1. तो हम ये लिख लेते हैं, A का जब 0 0 पे देखते क्या है, 0 1 पे क्या है, 1 0 पे क्या है, 1 1 पे क्या है. तो जब 0 0 कॉम्बिनेशन था तो C पे क्या था, 1, C पे 1 था. ना 0 1 पे देख लेते हैं, 0 1 पे क्या है 0, फिर 1 0 पे क्या है, 1 0 पे 1, फिर 1 1 पे क्या है 0. तो ये कॉम्बिनेशन यहां पे बिठाते, 0 0 0 1 लेते हैं, 0 0 1 लेते हैं.
सो अगर 0 0 1 लेंगे तो ये तो 0 होगा, ये एंड गेट है, ये नैंड गेट है, तो नैंड गेट का 0 1 में क्या हो जाएगा, ये 1, ये 1 और गेट क्या हो जाएगा 1। सो ऐसे ही हम फिर इसके बाद क्या रखेंगे, नेक्स्ट वाला पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला पॉसिबिलिटी देखेंगे 0 1 0 0 1 0, फिर से ये 1 ही होने वाला है, ये 0 होने वाला, फिर से आउटपुट 1 होगा। तो ऐसे पॉसिबिलिटी हम पूरे में खेलेंगे तो आंसर सबका जो y आउटपुट है 1 1 1 1 आएगा। तो आउटपुट हमेशा क्या होगा, चारों इनपुट के लिए क्या होगा, हाई, तो इसलिए आंसर थर्ड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, एकदम इजी क्वेश्चन। अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू अ एसी मेंस सप्लाइड, वोल्टेज कितना दिया है 220 वोल्ट, ऑपरेट 11 वोल्ट, पावर कितना दे दिया है 44 वॉट, इग्नोरिंग द पावर लॉस, मतलब पावर लॉस अगर इग्नोर कर देंगे तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, व्हाट इज द करंट इन अ प्राइमरी, तो मैं ऐसा लिख दूं पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, सो करंट इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 220, तो आंसर 0.2 एम्पियर। ए, बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 में देख लेते हैं हम लोग को क्या दिया है, अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ कितना दिया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। अ यूनिफॉर्म वायर का लेंथ कितना दिया 12A, रेजिस्टेंस R इज बाउंड अप एज अ करंट कैरिंग अ कॉइल इज इन अ शेप इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका साइड A होना चाहिए, स्क्वायर जिसका साइड A होना चाहिए, मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ द कॉइल चाहिए रिस्पेक्टिवली। अपने को पता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है I इंटू A। तो पहले क्या करना है, यहां पे देख लेते, टोटल लेंथ कितना, ये टोटल लेंथ है, ये हमारा क्या टोटल लेंथ। नाउ इक्विलैटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट किया, सबका साइड क्या होना चाहिए A, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल अपने को पता है √3/4 साइड स्क्वायर होता है, दैट इज √3/4 साइड क्या है A का स्क्वायर, √3/4 A स्क्वायर। तो हमने ये क्या हो गया, एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये एरिया हो गया। तो अब क्या है, टोटल मेरा लेंथ कितना होना चाहिए 4A, तो मतलब इसको नंबर ऑफ टर्न्स में कन्वर्ट किया रहेगा, बहुत बार वायर को घुमाया रहेगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स लिख लेते हैं। सो एक टर्न्स में कितना लेंथ है, A प्लस A दैट इज 3A, और टोटल टर्न्स कितना दिया, टोटल लेंथ कितना दिया 12A, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया 12A डिवाइड बाय 3A दैट इज 4, तो टोटल एरिया क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ वन साइकिल। सो ये हो गया। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है I इंटू ए, तो I इंटू ए कर दिया, ये 4 कैंसिल हो गया, सब्स्टिट्यूट किया √3A² इंटू I आ गया। सिमिलरली स्क्वायर का किया, एरिया स्क्वायर का क्या था A², नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा 12A दैट इज टोटल लेंथ डिवाइड बाय एक साइकिल का लेंथ 4A दैट इज 3, टोटल एरिया 3A², मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल लिया, I A क्या है 3A², सॉल्व कर दिया, तो ये हो गया आंसर। तो हमने ऑब्जर्व किया आंसर क्या आ गया √3IA² और फिर 3A² आए, तो आंसर फर्स्ट। ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था। ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ना क्वेश्चन नंबर 41 पे देखते हैं, अगर 41 हम देखते हैं, नाउ इन अ प्रोडक्ट F इज इक्वल टू दिया है समथिंग, Q इज इक्वल टू 1 कूलम, वेलोसिटी दे दिया। ये क्वेश्चन कहां से है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। नाउ व्हाट विल बी द कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन में क्या दिया है F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। नाउ अपने को क्या दिया, F दे दिया है 4I कैप माइनस 20J कैप प्लस 12 K कैप। नाउ हमको क्या चाहिए, हमको मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन चाहिए, और हमको वेलोसिटी भी दे दिया, वेलोसिटी इज इक्वल टू 12I कैप प्लस 4J कैप प्लस 6K कैप। तो हम क्या करेंगे, अपने को पता है चार्ज तो 1 है, तो हम क्या करते हैं V क्रॉस B करते हैं, V तो दिया है I J K। ना वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हम लिख लेते हैं 2 4 6। अब क्या करेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए सारे ऑप्शन चेक करते रहेंगे, एक एक बार पुटअप करते रहो, एक बार पुटअप करते रहेंगे। तो अगर आप ऐसे ही सब मैच करेंगे, V क्रॉस B सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, फोर्स का आंसर दैट इज 4I कैप माइनस 20J कैप प्लस 12K। तो आंसर अगर सॉल्व करेंगे तो सेकेंड आएगा, हाँ -6 तो सॉल्व करेंगे तो आए ये कितना -32 प्लस 36 माइनस J माइनस 16 प्लस 36 प्लस K माइनस 12 प्लस 24। सो क्या हो जाएगा 4I कैप माइनस 20J कैप प्लस 12K कैप। तो आंसर सेकेंड हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी था क्वेश्चन,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 42, अ पार्टिकल इज मूविंग, क्वेश्चन क्या दिया है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with the uniform speed, take a time t to complete one revolution. If the particle were projected with the same speed at an angle of theta with the horizontal, maximum height attained by it is 4h, the angle of projection. They want theta. ये क्वेश्चन हमारा कहां से था, ये हमारा क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन से था, थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा हमको पता है हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, ये पार्टिकल है जो सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, जिसका रेडियस कैपिटल आर है, तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टाइम पीरियड। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। नाउ u इज नथिंग बट वेलोसिटी हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट करो। नाउ t इज इक्वल टू, देखो t इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई v, v इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई t। नाउ वेलोसिटी निकाल लिया, यही वेलोसिटी किसमें होगा, हाइट के फॉर्मूले में, ये दिस वेलोसिटी विल बिहेव एज अ इनिशियल वेलोसिटी, सब्स्टिट्यूट किया, v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। नाउ h कितना दिया है 4r, क्वेश्चन में दिया है h इज इक्वल टू 4r, सॉल्व किया, कैलकुलेशन किया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज थीटा चाहिए था, सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। ये हमारा ऑप्शन कौन सा मैच होगा, डी, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, दैट इज डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया है हमको, a series LCR circuit containing a 5 Henry inductor, 80 microfarad capacitor, 40 ohm resistance connected to 230 volt variable frequency AC source. The angular frequency of the source at power transfer to a circuit is half of power at resonance. अपने को पता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ रूट LC। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गया, L का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, C का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, मेरे को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गया। तो अब उसने क्या चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सोर्स एट विच पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इज हाफ ऑफ पावर। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये ओमेगा आर प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा। तो इधर ओमेगा आर 1 अपॉन रूट LC, L इंडक्टर, C कैपेसिटर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, कितना है 50, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा आर प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा क्या होता है R बाई 2L, R बाई 2L, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, डेल्टा ओमेगा आ गया, डेल्टा ओमेगा 4 आ गया, तो ओमेगा क्या हो गया 50 प्लस माइनस 4, दैट इज 50 प्लस माइनस 4 मतलब क्या, या तो 46 और 54, तो 46 या 54 करेंगे तो आंसर थर्ड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में हम देखेंगे, फॉर द सर्कुलर रिंग ऑफ मास m and radius r and r corresponding to 90 degree sector is removed, मतलब सर्कल का 1/4 पार्ट निकाल दिया, m/4 पार्ट निकाल, मतलब टोटल मास का m/4 पार्ट निकाल दिया, तो रिमेनिंग मास कितना हो गया m minus m/4। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग about an axis passing through a center of ring and perpendicular to plane of paper is k times mr square, none the value of k चाहिए, तो रिमेनिंग सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जब पूरा कैपिटल आर रहेगा mr स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, इतना पार्ट कट किया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट पार्ट का क्या होता है mr स्क्वायर, रिमेनिंग मास क्या हो जाएगा m minus m/4 दैट इज 3m/4, तो रिमेनिंग मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा 3/4m r स्क्वायर। अब इसको क्या दिया उसने kmr स्क्वायर, तो k का वैल्यू क्या हो गया 3/4, सिंपल क्वेश्चन, 3/4, दैट इज फास्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ कितना दिया 200, पूरे रॉड का लेंथ दिया 200 सेंटीमीटर, मास 500, रॉड का मास 500 ग्राम दिया है, इज बैलेंस ऑन द वेज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क, 40 सेंटीमीटर मार्क पे वेज शेप प्लेस रख दिया है, अ मास ऑफ 2 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड एट 20 सेंटीमीटर, एक मास है 2 kg का 20 सेंटीमीटर पे सस्पेंडेड किया है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द अनदर अननोन मास m सस्पेंडेड, हाँ m मास से सस्पेंडेड किया है। नाउ द रॉड एट 160 सेंटीमीटर मार्क एज शोन इन अ फिगर, 160 सेंटीमीटर पे एक मार्क शो किया है, m मास सस्पेंडेड किया है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, रॉड इक्विलिब्रियम में अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए, तो मैं इस पे क्या करता हूं, इसी को हाँ इक्विलिब्रियम इस पे पूरा का पूरा सॉल्व करता हूं, ये वेज शेप पे, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, रॉड का मास दिया है तो अबाउट सेंटर क्या हो जाएगा, अबाउट सेंटर
रॉड का बैलेंसिंग पॉइंट क्या हो जाएगा mg, मास कितना है 0.5 इंटू 10, ये सेंटर पे कर लूंगा तो ये सेंटर पे 0.5 इंटू 10 कर लिया ना। वेज शेप से यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लेफ्ट पे अपने को क्या डाला है उसने 2 kg का एक मास सस्पेंड किया तो m इंटू जी दैट इज 20। फिर इसके बाद ये सेंटर पे किसका रॉड का लेंथ इंटू मास, और फिर इसके बाद एक मास सस्पेंडेड किया m, उसको m का वैल्यू चाहिए ओके, m सस्पेंडेड किया है ना। ये 10 क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये वेज शेप से कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा, हम क्या करेंगे 160 माइनस 40, ये 40 है 160 माइनस 40 वेज शेप से, यहां से 40 था ये 40, तो 160 माइनस 40 120 हो जाएगा 120। सो हम क्या करेंगे यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे तो 20 इंटू डिस्टेंस 20 इज इक्वल टू 5 इंटू ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा वेज शेप से 60 प्लस 10m इंटू डिस्टेंस कितना है 120। कैलकुलेशन करेंगे m इज इक्वल टू 1/12 kg आ जाएगा। सो आंसर विल बी 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 27 ड्रॉप, ये हमारा सरफेस टेंशन से क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट, वोल्टेज दे दिया है। दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। तो 27 ड्रॉप को कंबाइन किया 27, तो हमको फॉर्मूला पता है वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू 27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। मैं क्या कर रहा हूं बिगर ड्रॉप के रेडियस और स्मॉलर ड्रॉप के रेडियस से रिलेशन निकाल रहा हूं, तो इसको मैंने क्या किया कैंसिल किया। नाउ सो क्यूब रूट लिया तो कैपिटल R इज इक्वल टू 3R आ गया, और टोटल चार्ज क्या हो गया 27 इंटू स्मॉल क्यू दैट इज चार्ज ऑफ ईच पार्टिकल। तो वॉल्यूम क्या सॉरी वोल्टेज क्या हो जाएगा के क्यू बाय कैपिटल R, के वॉल्यूम ऑफ ये वोल्टेज ऑफ बिग ड्रॉप चाहिए, ये फॉर्मूला हो गया। चार्ज क्या है 27 क्यू, कैपिटल R क्या है 3R। नाउ के स्मॉल क्यू अपॉन R क्या हो गया वोल्टेज ऑफ स्मॉल चार्ज, और वोल्टेज ऑफ स्मॉल चार्ज हमको 220 दिया है। नाउ सो 9 इंटू 220 आंसर 1980, ये हमारा आंसर हो गया। सो आंसर इज 4th। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दे दिया है। At t is start from rest, initial velocity 0. At t is equal to 4 seconds, a ball is dropped out of window by a person sitting in a car. What is the velocity and acceleration of ball at t is equal to 6 seconds? Okay, मतलब कार स्टार्ट हुआ एक्सिलरेट हुआ 5 मीटर पर सेकेंड से, और t is equal to 4 सेकेंड तक ऐसे ही चला। सो मैं ऐसा लिख सकता हूं आफ्टर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0। एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड बॉल को विंडो से ड्रॉप किया। ड्रॉप जब करेगा, जब रिलीज करेगा इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। अब जैसे ही रिलीज किया उस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी किधर है x डायरेक्शन में, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। जब बॉल रिलीज हुआ इनिशियल वेलोसिटी 0, सो मैं ऐसा बोल सकता हूं वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा 0 प्लस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ t इज इक्वल टू 4 से t इज इक्वल टू 6 सेकंड, मतलब 2 सेकंड तक वो नीचे आ रहा है, दैट इज t इज इक्वल टू 2 सेकंड। सो वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो गया 20, ये x डायरेक्शन में वेलोसिटी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 20√2, ये हो गया 20√2। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन लगेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा एक्सीलरेशन, दैट इज 10। सो आंसर इज 20√2 एंड 10, दैट इज 4th। ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था काइनेमैटिक्स से, काइनेमैटिक्स दैट इज प्रोजेक्टाइल। नाउ आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी v इज इक्वल टू kve फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर v का escape velocity the maximum height above the surface reached by particle। चलो इसमें हम क्या लगाएंगे मैक्सिमम हाइट पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh अपॉन r प्लस h। चलो देखते हैं, उसको हाइट चाहिए बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी mgh अपॉन, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 प्लस h बाय r इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और वेलोसिटी उसने क्या दिया है kve दिया उसने, तो kve रख दिया मैंने सॉल्व किया हाफ m k स्क्वायर स्केप वेलोसिटी का होल स्क्वायर। अब अपने को पता है स्केप वेलोसिटी क्या होता है √2gr, मैंने वैल्यू पुट अप किया, यहां से मास कैंसिल करो, हाँ सॉल्व करेंगे
क्रॉस मल्टीप्लाई ये सब करेंगे, मुझे h का वैल्यू चाहिए, तो अपने को आंसर आएगा h इज इक्वल टू r k स्क्वायर अपॉन 1 माइनस k स्क्वायर, दैट इज फोर्थ ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49. अ बॉल ऑफ 0.15 kg is dropped from a height 10 meters, strike on a ground and rebound to a same height. The magnitude of impulse. Impulse is nothing but a change in momentum. That is final momentum minus initial momentum. चलो देख लेते हैं. फाइनल मोमेंटम ऊपर जा रहा है, फाइनल मोमेंटम ऊपर, दैट इज P2. ये क्या हो गया P1. सो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, चेंज इन मोमेंटम दैट इज M1V1 जो नीचे जा रहा था, M1V1. ओके, तो मान लो नीचे का डायरेक्शन मैंने मान लिया पॉजिटिव, तो ऊपर का डायरेक्शन मैं क्या ले लूंगा, नेगेटिव. सो M1V1 माइनस ऑफ माइनस M2V2. अब देखेंगे मास और वेलोसिटी सेम रखा है क्योंकि सेम हाइट से ड्रॉप कर रहा है. तो जब बॉल नीचे गिरेगा और तुरंत ऊपर उठेगा, वेलोसिटी सेम, तो मास भी सेम, वेलोसिटी भी सेम. सो मेरा मैग्नीट्यूड में इंपल्स क्या हो जाएगा, 2mv. तो जब अब मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी एट द बॉटम. इनिशियल क्या होगा 0, सो वेलोसिटी एट बॉटम क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2gh. तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, सो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 2 into 10, हाइट कितना दिया है 10, तो ये फाइनल वेलोसिटी होगा जब बॉल नीचे गिरेगा. ओके, सो 2 into मास कितना दिया 0.15 into 10 into √2. सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 4.2 kg मीटर पर सेकेंड. सो आंसर इज सेकेंड. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया है, लास्ट क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे, two conducting circular loop of radii r1 and r2 are placed in a same plane with their center coinciding. If r is much greater than r2, then mutual inductance. ये हमारा एक शॉर्टकट फॉर्मूला है. म्यूचुअल इंडक्टेंस इज नथिंग बट इनर रेडियस का होल स्क्वायर अपॉन आउटर रेडियस. सो अगर हम देखेंगे इन दोनों में इनर रेडियस कौन है, जो रेडियस छोटा रहेगा दैट इज r2 स्क्वायर अपॉन आउटर रेडियस क्या है r1. सो आंसर इज r2 स्क्वायर अपॉन r1. सो आंसर इज r2 स्क्वायर अपॉन r1, दैट इज फोर्थ. सो ये हमारा नीट 2020 12 सितंबर का पेपर था. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस. ओके, सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस पेपर. So I hope everyone like our video, our solution. So हमें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. अरिहंत एकेडमी का हमारा यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब कीजिए. ओके, बाय बाय एवरीवन.